साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पेंशन स्कीम का एक अनाउंसमेंट भारत सरकार ने किया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। इस स्कीम को लाने का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट में लोगों की डिमांड थी या सेंट्रल गवर्नमेंट में कि जो स्कीम 2004 से लागू की गई थी, एनपीएस स्कीम लागू की गई थी, वो स्कीम उन लोगों को लाभकारी नहीं लग रही थी। इसलिए तमाम यूनियंस और उनसे डिस्कशन करने के बाद सरकार ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना लाई है। संक्षेप में पहले आपको बताएं पेंशन योजना कितने तरह की होती है, उनके क्या क्या लाभ होते हैं और कौन सी योजना आपके लिए लाभकारी होगी। सबसे पहला आपको बता दें कि जो शुरुआत से चल रही थी पेंशन, उसका नाम था ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। ओपीएस सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी, स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू थी। उसमें ये होता था कि जो लास्ट वेतन होता था उसका 50% प्लस डीए कर्मचारी को आप रिटायरमेंट के बाद उसको मिलता था। किसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि उसके उसके डेथ हो जाती है तो उसके पारिवारिक पेंशन जो है उसको 67 ईयर तक, 67 ईयर से मतलब कि जैसे मान लीजिए उसकी डेथ 61 साल में होती है तो 67 साल तक फुल पेंशन मिलती थी, और उसके बाद वो पेंशन हाफ हो जाती थी फैमिली पेंशन के केस में। और नहीं तो अगर एम्प्लॉय जीवित रहता था तो जीवन पर्यंत उसको फुल पेंशन मिलती थी। और इसमें कम्यूटेशन का भी प्रोविजन था कि जैसे बैंकों में 33% का था और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में 40% जो पेंशन बेसिक पेंशन बनती थी उसका कम्यूटेशन हो जाता था, जो 90 से लेके 92-95 रुपए पर रुपए के हिसाब से उसको एक मुश्त राशि मिल जाती थी। और 15 साल बाद वो जो कम्यूटेशन पोर्शन है वो उसके पेंशन में फिर शामिल हो जाता था। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी। इसमें उसको अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। जो भी पेंशन का खर्च था वो गवर्नमेंट उठाती थी, और इसी खर्च के बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये 2004 में ये विचार किया कि जो इस तरह से गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा खर्चा पेंशनर पे खर्चा किया जा रहा है, तो वो एनपीएस स्कीम लाए। इस एनपीएस स्कीम का नाम था न्यू पेंशन स्कीम। और इस स्कीम में ये था कि कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का वो 10% होगा, और जो एम्प्लॉयर है यानी कि गवर्नमेंट है वो 10% मिलाएगी, यानी कि टोटल 20% एक पेंशन फंड में जमा होगा। और उस पेंशन फंड का इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट की स्कीमों में और इस तरह उसमें लगा करके जो भी रिटर्न मिलेगा तो रिटायरमेंट के बाद उसको उससे पेंशन दी जाएगी। बाद में वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का था 10 से उसको 14% किया गया, यानी कि बेसिक और डीए का 10% एम्प्लॉय के खाते से, बेसिक और डीए का 14% गवर्नमेंट के खाते से। लेकिन इसमें एक चीज़ कमी ये थी कि इसमें जो पेंशन का अमाउंट था वो बिल्कुल फिक्स नहीं था। इसलिए कर्मचारियों में बहुत रोष था और उन्होंने इस रोष को दूर करने के लिए कहा कि हमें किसी भी कीमत में बेसिक अपनी पेंशन फिक्स पेंशन चाहिए। तो इसमें जो एनपीएस स्कीम जो लागू हुई थी इसमें ये होता था कि आपके 60 साल पूरे होने के बाद जो भी आपकी वैल्यू होती थी, जो भी इन्वेस्टमेंट करने का जो वैल्यू होती थी उसका 60% आप विड्रा कर सकते थे, और जो बाकी 40% था वो अनिवार्य था, उससे आपको पेंशन मिलती थी। और उसके बाद ये आपके परिवार को अगर किसी वजह से कुछ कैजुअलिटी हो जाती थी तो परिवार को फुल पेंशन मिलती थी। लेकिन जो ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई तो ये 2004 में जो पेंशन थी उसका एक नया रूप समझिए, न्यू ब्रांड समझिए, क्योंकि वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं थी। और जो यूनिफाइड एकीकृत पेंशन योजना है इसके तहत उन्होंने ये प्रावधान किया कि जो आपका रिटायरमेंट का लास्ट ईयर है उसका एवरेज निकाल करके, और जो एक महीने की सैलरी एवरेज होगी उसका 50% आपका बेसिक पेंशन होगा, प्लस उसमें डीए या डीआर जो भी है, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ, वो आपको मिलेगा। लेकिन इसमें कम्यूटेशन वाला जो पोर्शन है उसके बारे में अभी भी साइलेंट है। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि इसमें कुछ अमाउंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होनी है तो अभी इसमें बिल्कुल साइलेंट है। कुछ चीज़ें जो आपको तमाम चैनलों में दिखने को मिल रही हैं तो बहुत ही अभी कंप्लीटली गवर्नमेंट उसको अनाउंस नहीं किया है। मोटा मोटा उन्होंने बता दिया है कि जो आपका एवरेज एक साल का जो भी वेतन होगा उसका एवरेज से आपका एक मंथ का पेंशन निकालेंगे, उसका 50% प्लस उस पर डीआर,
और डीए मिलेगा, ये आपको पेंशन फिक्स मिलेगी। लेकिन इसमें आपको कुछ कंडीशन लगाई हैं कि 25 वर्ष आपकी सेवा होनी पूरी कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा ये था कि अगर कोई 10 वर्ष के अंदर रिटायरमेंट लेता है तो 10 वर्ष या 10 वर्ष के अंदर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी नियत पेंशन फिक्स करके 10,000 कर दी गई थी। लेकिन अगर वो 10 वर्ष के ऊपर और 25 वर्ष के अंदर करता है तो उसको जो भी पेंशन मिलेगी वो पेंशन का अमाउंट प्रोरेटा बेसिस पे होगा, और उस प्रोरेटा बेसिस पे कैलकुलेट करके उसकी बेसिक पेंशन फिक्स होगी और उस पर उसको वो डीए मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान पारिवारिक पेंशन का भी था, जो कि लगभग सभी पेंशन में होता है। तो पारिवारिक पेंशन में उन्होंने जो पेंशन एम्प्लॉय के रहने में बनती थी उसका 60% पारिवारिक पेंशन उन्होंने बना दिया, यानी कि पेंशनर को 60% पेंशन उसके फैमिली के न रहने पे उसके परिवार को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये 3 स्कीमें आपके सामने हैं, ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस। अब बड़ा ही इसमें वो है कि किसका चयन किया जाए, क्योंकि ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होनी है। तो जो लोग ऑलरेडी एनपीएस स्कीम में हैं उनको एक अवसर मिलेगा एनपीएस से इस यूपीएस में जाने के लिए। तो एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए उनको ऑप्शन एक बार का मिलेगा, वो ऑप्शन दे देंगे तो उनका जो एंटायर फंड है जो अभी तक कट रहा था वो उनको वापस नहीं मिलेगा। इसमें भी बड़ी दुविधा है, लोग ये कह रहे हैं कि आगे कटेगा कि नहीं कटेगा, और जो पैसा मेरा जमा हुआ है 10% वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको याद है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1986 में एक पेंशन योजना लागू हुई थी। उस पेंशन योजना का जो प्रारूप था वो लगभग इसी तरह एकीकृत पेंशन की तरह था, क्योंकि उस पेंशन स्कीम में उन्होंने क्या किया था कि जो भी पैसा उसमें बचा था आपके उसमें कटिंग होती थी 10% की या उस बहुत पहले 8.33 की, वो सारा पैसा उस अमाउंट को टोटल फंड को उन्होंने पेंशन फंड में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एम्प्लॉय को वापस नहीं हुआ। क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है तो उम्मीद ये है कि इसमें भी ऐसा होगा। और इस तरह का शोर बहुत मार्केट में मच रहा है कि हमारा पैसा गवर्नमेंट कैसे जब्त कर सकती है, जबकि ऑलरेडी ये स्कीम बैंकों के पेंशन के समय ये दिया गया था। उनकी जो राशि जमा थी, यानी कि कंट्रीब्यूटरी जो फंड होता था 10% बैंक मिलाती थी, 10% एम्प्लॉय मिलाता था, रिटायरमेंट पे ये टोटल पैसा मिल जाता था, वो 10% पूरा का पूरा पेंशन फंड में चला गया, जिसको भी पेंशन ऑप्शन लेना है। क्योंकि पेंशन ऑप्शन आपको एनपीएस से ओपीएस में जाना है तो जो भी टर्म्स कंडीशन, अभी बहुत सी टर्म्स कंडीशन जो बनाई जा रही हैं वो फाइनल क्या होगा, लेकिन अभी मोटा मोटा जो उन्होंने प्रेस रिलीज करके ये सब बताया है वो लबोलबाब आपको बताया जा रहा है, और इसी हिसाब से आपको ये तय करना है। तो मेरे हिसाब से देखिए, ओल्ड पेंशन की स्कीम का तो कोई जवाब नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमेशा अच्छी थी और आगे भी रहेगी, लेकिन जो एनपीएस स्कीम का उद्देश्य ये लाया गया कि आपको एक अच्छा हैंडसम फंड भी मिल जाए, और उसमें चूंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, इस पे उसका रिटर्न कितना अच्छा होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता था जो फंड मैनेजर थे। तो इसलिए एम्प्लॉई का अपना कोई बहुत विशेष रोल नहीं होता था। और उसके बाद जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी जो एम्प्लॉयज़ के यूनियन की डिमांड थी कि मिनिमम पेंशन जो फिक्स होनी चाहिए वो तो पूरी करती है, और साथ में उन्होंने फैमिली पेंशन भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो 25 वर्ष का क्लास लगा दिया, तो जो अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल में रिटायरमेंट होते हैं उनका क्या होगा, जो अगर 10 साल के बाद 25 साल के अंदर रिटायरमेंट होते हैं उनका क्या होगा, इसके बारे में भी बहुत कुछ क्लियर कट नहीं है। आपको तरह तरह के वीडियो में तरह तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आप जब तक गवर्नमेंट पूरा इसका जियो आ नहीं जाता है कि पेंशन का पूरी स्कीम कंप्लीट बनेगी, उसके बाद ही आप इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक प्रकार से यूपीएस जो है, जो स्कीम है, यूपीएस स्कीम बेटर है और एनपीएस की अपेक्षा। लेकिन जो लोग इसमें भी वो है, जो लोग बहुत हायर स्केल में हैं वो लोग शायद एनपीएस से यूपीएस में नहीं जाएंगे। जो लोअर ग्रेड वाले लोग हैं वो लोग यूपीएस में जाएंगे, क्योंकि हायर कैडर वालों के लिए उनका चूंकि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट बहुत बढ़ता ही जा रहा है, तो उनको एक बार ये लगेगा कि हम इसमें ना जाएं। लेकिन आप पूरे विवेक से जब स्कीम आ जाती है, आपको एक मौका अगर मिला है तो उस मौके का पूरा लाभ उठाइएगा। और अभी भी लोगों की डिमांड है कि ओल्ड पेंशन हमको स्कीम चाहिए, लेकिन चूंकि जो गवर्नमेंट में जो इस तरह का कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है पेंशनर्स को लेके,
और उसकी वजह से बहुत से डेवलपमेंट के काम जो रुक जाते हैं। लेकिन चूंकि अगर एम्प्लॉई एक 60 साल काम करता है तो उसको उचित सम्मान मिलना जरूरी है, क्योंकि 60 साल के बाद वो इस स्थिति में नहीं रहता है कि वो अपना जीवन यापन पूरी तरह कर सके। इसलिए पेंशन उसके लिए एकमात्र विकल्प होता है। हो सकता है कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ और भी चेंजेस हो सकें, जो कि स्कीम बनने के बाद ही ये आगे आएगा, और तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और जब तक नहीं आता है फिर मिलते हैं, फिर आपको हम इसके बारे में बताएंगे कि आपको कौन सी पेंशन आप करनी है। और कोई भी क्वेरी हो आप हमारे इस चैनल पे, अपना यूट्यूब चैनल पे अपना मैसेज डालिए, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। और नहीं तो मेरा जो उसमें नंबर है, फ़ोन नंबर है, उस पर बात कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस है pawan.pawan5003@yahoo.co.in। उस पर भी आप हमको मेल कर सकते हैं, आप सजेशन कर सकते हैं, किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।